सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के एचएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। ये चैप्टर एचएससी बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स के लिए आता है और इसके अंदर हम पूरी टॉपिक अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो नोटबुक और पेन ले ले और इस सारी चीज का नोट जो इस वीडियो के अंदर होने वाला है सब नोट करते हुए सही से अपने आप को एक फोकस्ड एटमॉस्फेयर में रखकर ये सब चीज नोट करते हुए पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हम बात करें तो बोहर्स पोस्टुलेट से हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि यहीं से सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। ठीक है, बाकी की चीजों के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर्स पोस्टुलेट अगर आप देखो तो आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में पूछा जा सकता है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी थ्योरी पता होना चाहिए क्योंकि ये अगले डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में यूजफुल है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स के फर्स्ट पोस्टुलेट से। बोर्ड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, देखो आओ समझते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। The electron revolve around the nucleus। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उस समय कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक? क्योंकि देखो अगर आप एक न्यूक्लियस को देखोगे एटम को तो उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आउटर तरफ जब ये है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर एंड इनर ऑर्बिट में अपना रिवॉल्यूशन कर रहा रहता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन के जो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, उनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्शन जो है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जनरेट कर रहा है। सो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन की वजह से और जो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। या आप आगे लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दैट मीन्स अगर आप यहां से स्टेटमेंट को समझकर डायरेक्ट अगर इसमें से गिस्ट निकालते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। अब आप बोलो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो mv²/r होता है विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि 1/4πε0। अभी यहां पे आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो e²/r² हो जाएगा। तो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट हमें सिर्फ यही समझा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जितना। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चीज को संभाल के रखना है हमें, आगे चल के हमें इससे अच्छे बड़े बड़े डेरिवेशन सब देखने हैं। चलो दूसरा आता है बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट। अब बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कैन ओनली टेक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कोई परफेक्ट सर्टेन वैल्यूज को कंसिडर करते हैं सच दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is integral multiple of h/2π। दैट मीन्स अगर यहां से हम फॉर्मूला लिखेंगे तो बच्चों यहां से यहां तक सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि वही वैल्यू रेडियस ऑफ ऑर्बिट एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का जो इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एक नंबर जैसा है जो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर तो अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल 4 हो जाएगा। तो इस n की जगह पे ये हम वैल्यू अभी n कंसिडर कर रहे हैं, पर एज पर द ऑर्बिट ये वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। जैसे ये फोर्थ ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 4, फिफ्थ में है तो n की वैल्यू 5, ऐसे। तो एंगुलर मोमेंटम इज
इंटीग्रल मल्टीपल मींस NH/2 NH/2 ये बोलने की कोशिश कर रहा है बोहर्स का सेकेंड पॉस्टुलेट। और अगर आप यहां पर देखो तो एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है कि L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है, एंड आपने I का मतलब mr² पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपको V इज इक्वल टू R ओमेगा पता है, तो ओमेगा का वैल्यू V/R हो जाएगा, तो R से एक R कैंसल। सो बच्चों आपको पता चल रहा है L की वैल्यू क्या हो जाएगी, mvr। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि mvr इज इक्वल टू NH/2 ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 इज इक्वल टू जो L है ये mvr होता है। क्या होता है, mvr, where m mass of electron, v velocity of electron, r radius of orbit of electron। ठीक है, h क्या है यहां पर बच्चों, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, कहीं पर लिख लो h क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि आप लोगों ने वैल्यू पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई है इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की, दैट इज 6.67 into 10⁻34। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बोर्स के थर्ड पॉस्टुलेट की तरफ। अगर फर्स्ट पॉस्टुलेट और सेकंड पॉस्टुलेट क्लियर है तो यहां आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि CPF इक्वल्स टू EF, एंड सेकंड पॉस्टुलेट ये बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 थर्ड पॉस्टुलेट क्या बोलता है, ये थोड़ा अलग है इसलिए ध्यान देना इस पे। थर्ड पॉस्टुलेट ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है वो दूसरी ऑर्बिट में भी जंप करता है, वैसी ऑर्बिट में जो ऑर्बिट इससे लोअर एनर्जी रखती है। ठीक है, सो पहली चीज तो आपको यहां से यहां तक यही एक्सप्लेन किया गया है कि इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिशन का मतलब ही क्या कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, पर कैसे, जिसकी एनर्जी उससे कम है। ठीक है, तो हायर ऑर्बिट से किस पे जंप कर रहा है, लोअर ऑर्बिट की तरफ। ठीक है, इन डूइंग दिस ये जो काम कर रहा है ये कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ऑर्बिट में जब जंप करने जा रहा है, इस समय वो एक एनर्जी इमिट करता है, इट इमिट्स फोटोन ऑफ एनर्जी। बच्चों फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो आपको ड्यूअल नेचर में पढ़ा है आपने कि वो h न्यू होता है। ठीक है, तो इट इमिट्स फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू, ये एनर्जी जो है वो इक्वल है डिफरेंस इन इट्स एनर्जी इन टू ऑर्बिट्स, दो ऑर्बिट के बीच के डिफरेंस का। मतलब कौन से दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, सो आप एनर्जी जो है वो डिफरेंस हायर ऑर्बिट को मैं m से बता रहा हूं और लोअर ऑर्बिट को मैं n से बता रहा हूं। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपका बनता है कि आपका इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन का वो Em माइनस En, दैट मीन्स एनर्जी फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉस्टुलेट बोहर का, जो आपको एनर्जी इमिशन के बारे में आइडिया दे रहा है। इन तीनों चीज, ये तीन पॉस्टुलेट आपको याद अच्छी तरह से रखने, समझने अच्छी तरह से हैं, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपको आगे डेरिवेशन के अंदर इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। आई होप सो ये आपको क्लियर है। इधर से स्क्रीनशॉट ले लो आप इन सब चीजों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने डेरिवेशंस की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो ये डेरिवेशन का पार्ट, और सबसे पहले आपका डेरिवेशन है, नोट कीजिए, डेरिवेशन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर radius of Bohr orbit in hydrogen atom। बच्चों ये सिर्फ हम जो भी बात करें, बोहर ने जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट या जो भी ये सारी चीजें प्रूवन किया था, ये सब चीज सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही पॉसिबल था, बाकी एलिमेंट्स के लिए नहीं। बाद में जब जाकर आप इसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ोगे तब आपको डिटेल क्लियर आइडिया मिल जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम ऐसा बोला हुआ है। बच्चों इसको एक और सवाल पूछा जाता है, इसको ऐसे भी बोला जाता है क्वेश्चन, ये आप लिख लो, शो दैट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन in Bohr orbit is directly proportional to
टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब अगर मैं इसको इजी भाषा में समझाऊं तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपका आर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चों हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से बता रहे हैं, उसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये चीज हमको प्रूफ करने को बोला है। अदरवाइज देखो बच्चों, आपको ऐसा नहीं है कि यही एक सवाल पूछ सकते हैं, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। कोई भी सवाल पूछा जाए आपको डेरिवेशन इसी तरह से लिखना है जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये सवाल आपको बोर्ड्स में पहले पूछा जा चुका है और ऐसा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आगे भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पे ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है, पर सॉल्व करने का तरीका एक ही है। अभी फिलहाल हमारा टारगेट रहेगा ये, और अगर उन्होंने बोला है एक्सप्रेशन प्रूफ करना है तो मैं बता दूंगा आपको कि कहां तक अगर आपको एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहे हैं तो जस्ट इसके ऊपर की स्टेप तक ही आपको क्या करना है, डिराइव करके आंसर छोड़ देना है। ठीक है, चलो तो इस बात को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि सारा हमें यूज होने वाला है, सारा इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और मैं इसका मेन लिस्ट लिख लेता हूं। क्या है कि हमें क्या प्रूफ करना है, रेडियस जो है वो इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से प्रोपोर्शनल है। बच्चों ये याद रखना है कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हम n से बता रहे हैं, यहां पे n से प्रिंसिपल। अब एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है कि जो किस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग घूम रहा है वो कैलकुलेट करने का मतलब आपका n है। ठीक है, चलो आओ समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, यहां आपको शुरुआत करते समय यह लिखना है डेरिवेशन का, कंसीडर ए इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना है कि कंसीडर ए इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। इसके बाद आपको अलग अलग चीजें बतानी है, जैसे मास m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसके बाद m, इसके बाद r, इसके बाद n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, देन इसके बाद आपका h प्लैंक्स कांस्टेंट है। ऐसे करते आपको हर एक चीज बतानी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, मैं इसके बारे में एक बार डिटेयली आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या लिखना है, क्योंकि ये देखो लिखने के लिए आपको जो डिराइव्ड एक्सप्रेशन है उसमें से जो जो वैल्यू वहां पे है वो सारी चीजें आपको शुरुआत में एज अ गिवन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, बाद में हम बात करेंगे, पहले डेरिवेशन को पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्या स्टार्ट करना है, इस डेरिवेशन की शुरुआत आपको फर्स्ट पोस्टुलेट से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट पोस्टुलेट। बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोल रहा है बच्चों, वो ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जितना होता है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है, बराबर है। इसलिए मैं बोल रहा था वो डेरिवेशन अच्छी तरह से, उस पॉइंट को अच्छी तरह से समझो। हमें ये पूरा डेरिवेशन ऐसे ही तीनों पोस्टुलेट को इस्तेमाल करके प्रूव करना है। आर से बच्चों आर कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मैं बोलूं v की वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर कितना होगा, तो आप v स्क्वायर की वैल्यू यहां पे em को उधर लेकर चले जाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू यहां पे सिर्फ एक r बचा हुआ है, सो आपकी v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, विच इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो गया तो आपको इधर से आगे सेकेंड पोस्टुलेट, बोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट से शुरुआत करना है। और बच्चों बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट आपको क्या बोल रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये जरूर याद रखना कि आपको ये जो भी आप पोस्टुलेट प्रूव कर रहे हो इससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको पहले यही लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन विच सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हो तो आप छोटे में ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल्स टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम वे सेकंड पोस्टुलेट में भी आपको सब नहीं लिखना है, पर ये लिखना जरूरी है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये लिखने के बाद ही आप लिखोगे L इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, mvr विच इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये चीज आपको पहले ही बतानी पड़ेगी। चलिए अब यहां से आगे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो मुझे यहां पे v स्क्वायर दिखाई दे रहा है,
तो मैं यहां पर भी क्या लाऊंगा, वी स्क्वायर लाने की कोशिश करूंगा, जिस वजह से मुझे एम और आर जो है वो इधर आरएचएस की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और ये वी है तो इसका स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये वी स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो मैं क्या करता हूं, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर, विच इज नथिंग बट v स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, क्योंकि यहां पे मेरा एलएचएस v स्क्वेयर है तो यहां पर भी मैं अपना एलएचएस v स्क्वेयर ही करूंगा। तो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ये वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है। क्लियर है? चलिए ये आप बोल दो आपका इक्वेशन नंबर 2। आपका इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो आप अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसके एलएचएस दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसके आरएचएस भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो आप ये लिखो ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m into r will be equals to n square h square 4 pi square m square r square। ठीक है, अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज के अंदर 4 से 4 कैंसल, पाई से 1 पाई कैंसल, ठीक है, r से और m से 1 m और 1 r कैंसल। सो ये सब वैल्यूज कैंसिल होने के बाद आपकी वैल्यू बचती है ई स्क्वेयर अपॉन, यहां पे बचता है एप्सिलॉन नॉट, बाकी सारी वैल्यूज यहां कैंसिल हो चुकी है, विल बी इक्वल्स टू यहां एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन, यहां बच्चों ध्यान से देखो पाई एक रह रहा है, एम एक रह रहा है, आर एक रह रहा है, तो पाई एम आर, ये चीज भी आप अलग से लिख दो। अब देखो बच्चों यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। आर की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को आप आरएचएस की तरफ लेकर जाओ और इसको आप एलएचएस पे ले आओ। तो R विल बी इक्वल्स टू एम स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम, और ये E इधर आएगा तो स्क्वेयर हो जाएगा ई स्क्वेयर। दैट मीन्स आपकी R की वैल्यू आ रही है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर। अब बच्चों ध्यान से समझो, यहां पर अगर आपको बोला गया है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, तब आपको यहां तक लिखकर रुक जाना है। लेकिन अगर यहां के आगे वो बोल रहे हैं कि रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर, सो आपको यहां के आगे क्या करना पड़ेगा। देखो बच्चों h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 6.63 into 10 to the power -34 होती है, तो ये कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रहता है जिसकी वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12 होती है, तो ये भी वैल्यू फिक्स है। पाई इज अ कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज 1.6 into 10 to the power -19। तो ये सब वैल्यूज अगर फिक्स हो जाती है बच्चों, तो आप बोल सकते हो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, n स्क्वायर से, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। सही बात है। तो आपको ये चीज लास्ट में डिराइव करनी थी जो कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये आपको पूछा जा सकता है और ये सब चीज आपको लिखने पड़ेगा। अब जब मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि आपको क्या क्या यहां पर ऐसा गिवन की तरह लिखना पड़ेगा शुरुआत में, तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, उसके नीचे आपको आर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें आपको डिनोट करनी पड़ेगी लास्ट के अंदर, शुरुआत के अंदर, और फिर उसके बाद ही आपको यहां से डेरिवेशन की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा है। और यहां पर अगर बच्चों ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर से, तो कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, जैसे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर से, तो इन सब वैल्यू, इन सब का कुछ ना कुछ कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होगी फिक्स्ड। तो R विल बी इक्वल्स टू, इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.53 इनटू n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब ये वैल्यू आपकी जैसी है वैसी रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे n की वैल्यू अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो आपकी रेडियस की ऑर्बिट, रेडियस कितना रहेगा, 0.53। याद रखना इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम रहेगा। दैट मीन जो रेडियस है बोहर ऑर्बिट का वो एंगस्ट्रॉम के अंदर आपका आंसर आता है। ठीक है,
सो इस चीज को आप नोट कर लो अच्छी तरह से। इस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल अभी यहीं पे ले लें, तो आप लिखो क्वेश्चन, जैसे कि आपको पूछा गया है कि एग्जांपल छोटा सा है, आसान सा है, ठीक है, आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, the radius of electron in first Bohr orbit is 0.53 angstrom. Calculate its radius in 10th Bohr ऑर्बिट, ठीक है। ये आपका साथ गिवन डेटा दिया हुआ है। आपको क्या बोला है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो कैलकुलेट करो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट 10th बोहर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। सो आप कैलकुलेट करो, इसका आंसर मुझे बताओ क्या आएगा, आपको क्या लगता है आपको इसका आंसर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है आपको। चलिए देखो बच्चों कैसे आंसर आने वाला है इसका। इधर आपका फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में 0.53 है, राइट। आपको अगर 10th बोहर ऑर्बिट में निकालना है, मतलब बच्चों आपकी n की वैल्यू 10 हो गई, तो r इन 10th ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा बच्चों 0.53 इंटू 10th बोहर ऑर्बिट मतलब 10 का स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0.53 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 इंटू 0.53 तो बच्चों ये 53 क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो बच्चों कोई आपको पूछ रहा है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट 10th में कितना हो रहा है, तो 53 एंगस्ट्रॉम हो रहा है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन और क्वेश्चन था। बस मैंने आपको समझाने की थोड़ी कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में एज अ एमसीक्यू पर्पस की तरह, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जो है वेलोसिटी का डेरिवेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी का डेरिवेशन मतलब बच्चों आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा, ठीक है। चलो हेडिंग लिख लो, शो दैट velocity of electron in Bohr orbit, show that velocity of electron in Bohr orbit is inversely proportional to its principal quantum number. Show that velocity of electron in Bohr orbit is inversely proportional to principal quantum number. मतलब यहां पे आपको वेलोसिटी जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इसी को आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, ठीक है। तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जाए आपको एक्सप्लेन डेरिवेशन जो है वो सेम लिखना है और लास्ट तक आके आपको यहां तक आके रुक जाना है। चलो आओ समझते हैं इसका डेरिवेशन शुरुआत कैसे होगा। बच्चों एक बात मैं फिर से याद दिला दूं, आपने जो वैल्यू निकाली है आर की कितनी वैल्यू निकाली है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को याद रखो अच्छी तरह से, क्योंकि ये सब वैल्यूज हमें एक एक करके इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे जैसे हम डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको याद रखना है कि r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई me स्क्वायर, उसके साथ साथ 0.53 इंटू n स्क्वायर, इस वैल्यू को भी याद रखना है, ठीक है। आ जाओ अब यहां दूसरे वाले में हमें स्टार्ट करना है डेरिवेशन, वही स्टेटमेंट से शुरुआत होगी। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वेयर, आपको जो भी फाइनल डेरिवेशन मिलेगा उन सब चीज को आपको बताना होगा, या फिर जो भी आपने पिछले डेरिवेशन में बताया वो सब चीज भी इधर बता दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आओ समझते हैं लिखना कैसे है, डेरिवेशन की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले बच्चों यहां पे आपका जो डेरिवेशन शुरुआत होगा वो सेकेंड बोहर पोस्टुलेट से स्टार्ट होगा। तो आपको सेकेंड बोहर पोस्टुलेट बच्चों क्या बोल रहा है, वो ये बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखोगे, इसके बाद आप नीचे लिखोगे L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, ठीक है। चलो ये चीज आने के बाद आप लोगों को यहां से बच्चों v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों mr जो है वो rhs की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो
तो आपकी v की वैल्यू आएगी बच्चों NH अपॉन 2 पाई m इंटू आर। सही है। आपको r की वैल्यू तो बच्चों पिछले ही डेरिवेशन में निकली हुई है, तो उस r की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, कैसे लिखोगे आप बोलो यहां पे रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर। ये चीज आपको स्टेटमेंट की तरह लिखना पड़ेगा एंड देयरफॉर आप लिखो कि v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई m इंटू r की जगह पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों पाई से पाई यहां कैंसिल हो गया, n से एक n नीचे का डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर से कैंसिल होगा, h भी एक कैंसिल होगा। ठीक है, बाकी m से m भी कैंसिल हो गया, e स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो बच्चों ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो आपकी वैल्यू वेलोसिटी की कितनी आएगी बच्चों, देखो e स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो वेलोसिटी e स्क्वायर अपॉन 2 यहां पर है, n है, h है और एप्सिलॉन नॉट है, बाकी कैंसिल हो चुके हैं, तो 2 NH एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। तो बच्चों यहां से आपको क्या प्रूफ करने को बोला गया था कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो बच्चों ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h और एप्सिलॉन नॉट ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, तो वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, जो हमें बोला गया था। ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों, जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और बच्चों आपको अभी भी बताया मैंने कि ये वैल्यू अगर फिर से ये सब कांस्टेंट है तो इन सब की कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। यस, तो इसकी वैल्यू आपकी वेलोसिटी की हो जाती है, दैट इज आप इसको सबको कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय बच्चों n है, जो कि डिपेंड करेगा कि आपकी n की वैल्यू किस ऑर्बिट में है, उसके ऊपर आप निकालोगे। ठीक है, यूनिट आएगा आपका मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए आप इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड रखोगे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखो, और इस चीज का भी इस्तेमाल हमें बाद में चल के करना पड़ेगा, इसलिए ई स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को भी आप साइड में रख दो और इन वैल्यूज को भी याद कर लो। आई होप सो ये वीडियो आपको, ये चीज आपको समझ में आ रही है अच्छी तरह से। आगे बढ़ रहे हैं अब अपने थर्ड डेरिवेशन की तरफ। अगर बच्चों यहां पर वेलोसिटी की जगह पर आपको पूछा रहता कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी के डेरिवेशन मतलब बच्चों ओमेगा कैलकुलेट करना है। सही बात है, तो ओमेगा फाइंड करने के लिए आप देखो, आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। देखो सारी चीज वैसे ही लिखनी पड़ेगी जैसे आप लोगों ने इसके लिए और इसके पिछले वाले के लिए लिखा था, लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये सब चीजें लिखने के बाद इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ ज्यादा स्टेप नहीं तो v बाय आर करना है। बच्चों v की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो हम आर एच एल एच एस की तरफ पूरा का पूरा जो भी हमने लिखा है ये हटा देते हैं, और v बाय आर है तो ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर इक्वल्स टू, बच्चों v की वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच है, होल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू आपकी क्या है, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सो यहां से आपका कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देखो ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का टर्म है तो न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा और ये भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा इसको अच्छी तरह से मैं अरेंज कर देता हूं, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच इंटू पाई एम ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो बच्चों यहां से आप लोग की वैल्यू यहां पे अब कुछ कैंसिल होने जैसा तो नहीं दिख रहा है, एक्चुअली ये फॉर्मूला ई रेस टू 4 हो जाएगा, पाई एम हो जाएगा, पाई एम भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अपॉन यहां क्या होगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन स्क्वायर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन क्यूब एच क्यूब, ये बात आ रही है। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों आपको एक समझ में आ रही होगी, ओमेगा की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्यूब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखो, इनकी वैल्यू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की जो रहती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्यूब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस बात को स्टार करके दिमाग में ध्यान में अच्छी तरह से रखेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। बस यहां पे आप इसको याद रख लो, बिकॉज यहां पे आपको सिर्फ इतना जरूरी है कंपटीशन में कि आपको एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की देखी रहेगी,
और आपको बोल सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट वाले के लिए दिया है, सेकेंड वाले के लिए कितना होगा। तो आपको याद आना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 विल बी इक्वल्स टू n2 बाय n1 का क्यूब हो जाएगा। करेक्ट है, इनवर्स रिलेशन है इसलिए ऐसे लिखेंगे। सो इस तरह से आपको कोई भी गिवन डेटा फाइंड करने को बोला जा सकता है 3 डेटा देकर। सेम वे इसके लिए भी ऐसा ही सवाल पूछ सकते हैं और इसके लिए भी। अगर आप एक ही चीज तीनों के लिए याद रखोगे तो वो गलत आएगा, दैट इज सबके लिए रिलेशन जो है वो अलग अलग है, राइट। तो आपको इन सब के लिए अलग अलग याद रखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। आई होप सो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे अपने अगले डेरिवेशन की तरफ देखो बच्चों, एक छोटा सा और एक पॉइंट है, P इज इक्वल टू mv। अगर आपको कोई पूछे एंगुलर मोमेंटम के बाद लीनियर मोमेंटम जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे प्रोपोर्शनल है, तो P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n से। ये कैसे मैंने बोल दिया, तो देखो मास तो एज इट इज है, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन V चेंज होगा। V की वैल्यू आपको यहां पर पता है e²/2nh एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर V से n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां तो कोई n के अलावा दूसरा कोई टर्म है ही नहीं, तो P जैसे V के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैसे P के लिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वैसे अगर आपको सवाल इस तरह से इसके लिए भी पूछ लिया जाएगा तो आपको ये करना आ जाना चाहिए, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर है अच्छी तरह से सारा का सारा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे, जो कि आप लोगों को पूछा जाएगा एनर्जी डिराइव करने के लिए। क्या डिराइव करने के लिए? एनर्जी, ठीक है। इसके आगे बहुत कुछ डिपेंड रहता है, तो आप इस एनर्जी वाले पॉइंट को अच्छी तरह से समझो और इनको अच्छी तरह से नोट करो। कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है इस वाले पॉइंट को, बिकॉज इस पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, ठीक है। या तो ये पूछा जाएगा और इसी जगह पर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शो दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बोहर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in nth बोहर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दोनों में से कोई भी ढंग का सवाल पूछ लिया जा सकता है आपको, तो आपको डिराइव करना आना चाहिए। या फिर ऐसे भी एक तरह से सवाल पूछ सकते हैं, शो दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बच्चों? देखो अगर एनर्जी निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये बात बहुत जरूरी है कि अगर आपको एनर्जी निकालनी है दैट मींस आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पता होना चाहिए, तो ये निकालेंगे हम। लेकिन अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट आ गया, कोई आपको पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो, तो आप क्या बोलोगे? बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट मॉड ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। मॉड ऑफ इट्स टोटल एनर्जी मतलब क्या कि जो भी अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है वो पॉजिटिव हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इतनी सी बात अगर आपको ऐसा भी बोल दिया जाए कि बाइंडिंग एनर्जी का डेरिवेशन करो, तो कंफ्यूज या ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यही है कि आपको मॉड पकड़ लेना है टोटल एनर्जी का, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका बाइंडिंग एनर्जी का ही डेरिवेशन होगा। इज इट क्लियर? चलिए तो आते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ, कैसे आप टोटल एनर्जी को डिराइव करोगे, ठीक है। स्टार्ट करें, ये हटा देता हूं मैं। अच्छा ये कहीं अलग जगह लिख देता हूं। अभी एक्चुअली मैं सभी हटाता हूं क्योंकि ऑलरेडी हमें कैसे है इन सब चीजों का ऑलरेडी ये पूरी जगह हमें इस्तेमाल होगी इस चीज को डिराइव करने के लिए। देखो बच्चों E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? n स्क्वायर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आओ कैसे डिराइव करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले बच्चों शुरुआत ही आप करोगे, कंसीडर ए इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, और फिर आप जो भी गिवन डेटा है वो सब बता दोगे। यहाँ पे आप टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस चीज को भी ऐड कर दो, और इसके बाद आप शुरुआत करो आपका पहला डेरिवेशन, दैट इज आप एनर्जी के लिए अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी है तो टोटल एनर्जी जो है इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों आओ काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं।
फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों का जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये डेरिवेशन एनर्जी का प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जनरली जानते हो क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, हाफ mv² होता है। पर हमें हाफ mv² ये चीज पता है, हम स्टार्ट इस डेरिवेशन को करेंगे वो बोहर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट से करेंगे। ये बात ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में नहीं आती है कि डेरिवेशन की एक्चुअली शुरुआत कैसे हो रही है। तो याद रखिए कि आपको इसका शुरुआत बोहर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट से चालू करना है। बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट बच्चों क्या बोल रहा है, वो ये बोलता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दैट मींस आप यहां पर वापस से वही चीजें लिख कर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखोगे और आप स्टार्ट करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स को mv² अपॉन r बोलकर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह पर 1/4πε0 e²/r²। इतना सब आपको लिखना पड़ेगा। आ जाओ, इसके बाद आप बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा एक, और यहां mv² आया है। बच्चों अगर आपको यहां पे काइनेटिक एनर्जी लानी है तो आप अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हाफ mv² आ जाएगा। हाफ mv² आ गया मतलब आप इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। इसके लिए मैं क्या करूंगा, LHS और RHS दोनों को ही हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। LHS और RHS को दोनों को ही हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां आ गया e²/r। चलो, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं दैट इज माय नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी विच इज नथिंग बट 1/8πε0 e²/r विच इज योर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बच्चों, ये समझ में आया आपको? तो पहली चीज आपने काइनेटिक एनर्जी यहां से निकाल दी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो या तो माइनस ई लिखो। ठीक है, वही चीज अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों आपने उस चैप्टर में पढ़ा था, वो 1/4πε0 E/r था। Q अपॉन r था, पर यहां पे हमारे पास चार्ज है तो हम E/r लिख रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, राइट। इनटू यहां पे ध्यान रखना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई रहता है, इसलिए यहां पे आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहे हैं इसलिए माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज वाई ओनली आपका पोटेंशियल एनर्जी तो है वो बच्चों -e²/4πε0 इंटू r आता है। क्या आता है, -e²/4πε0 इंटू r आता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया, यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। सो आप टोटल एनर्जी क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी लिखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, अभी भी आपने लिखा 1/8πε0 e²/r। और क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये प्लस, देखो बच्चों ये माइनस है तो इसकी वजह से बाहर माइनस आ जाएगा और मैं ब्रैकेट में 1/4πε0 e²/r लिखता हूं। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान देना, दोनों के अंदर यहां माइनस का साइन है और माइनस का साइन के साथ 1/πε0 e²/r 1/πε0 e²/r ये दोनों के अंदर है। यहां पे देखो तो आपका 8 है, यहां पर देखो तो आपका 4 है, तो यहां पे आप 4 to the 8 लिख सकते हो, जिसकी वजह से आपका बाहर कांस्टेंट दोनों के अंदर कॉमन जो है वो 4πε0 e²/r आ जाएगा और यहां आपका बचेगा 1/2 माइनस इधर आपका बचेगा सिर्फ 1। देखो समझ में आ रहा है क्या, 1/4πε0 e²/r² ये कॉमन आ गया, तो इधर आपका बचा क्या 1/4 to the 8 लिख सकते हो आप। तो यहां आप 2 लिखोगे जो कि 4 कॉमन आया है और यहां पे आपका सिर्फ 1 बाहर बचा है जो कि आप यहां पर लिख देते हो। अब देखो बच्चों 1/4πε0 e²/r और अगर आप हाफ में से 1 को माइनस करोगे बच्चों तो वापस क्या आएगा, हाफ आएगा। बड़ा कौन है भाई, हाफ 1 बड़ा है तो 1 का साइन मतलब माइनस आपका आंसर 1/2 आने वाला है। ठीक है, ध्यान में रखना इसको हाफ लिख रहा है। तो अब यहां पर ये
आंसर आपका टोटल एनर्जी का क्या आएगा बच्चों, बोलो। 4 2 8, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। ये आ गया आपका टोटल एनर्जी, ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, ये समझ में आ गया है अच्छी तरह से सारी चीज। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक टोटल एनर्जी पूरा डिराइव नहीं हुआ है, इसको डिराइव करने के लिए हमें इधर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो आपका जो है वो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड वन आ जाएगा। ठीक है, सो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर लिखना है तो अच्छी तरह से लिख लो। लिखकर स्टार्ट करते हैं हम आगे अपने टोटल एनर्जी को एक्चुअल रिजल्ट पे लेके जाने के लिए। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, देखो वो वैल्यू को 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय आर की जगह पर बच्चों मुझे बताओ, आर की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m स्क्वायर। ध्यान में रखना ये वैल्यू आपको बहुत इस्तेमाल करनी है आर की, इसलिए आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। क्लियर है, आर की वैल्यू कितनी है। ठीक, पाई से पाई गेट्स कैंसिल, फिर ई स्क्वायर से ई कैंसिल नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर के टर्म में है तो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो -1/8 एप्सिलॉन नॉट, यहां n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट नीचे ये सब रह रहा है, और ऊपर आपका आता है सिर्फ सॉरी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, और me रेस टू क्या होगा बच्चों, me रेस टू ये पावर में 4 हो जाएगा। एंड देयरफॉर आप टोटल एनर्जी क्या लिखते हो, -me रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, सॉरी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर है अच्छी तरह से। अब बच्चों यही टोटल एनर्जी जो है ये आपकी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, एनर्जी की है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो, इस चीज को ध्यान में रखो अच्छी तरह से। अब थोड़ा मैं इन सब चीजों के अंदर एक चीज नोट कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि me रेस टू 4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो आपकी E की वैल्यू जो है वो किससे प्रोपोर्शनल हो गई, n स्क्वायर से। दैट इज टोटल एनर्जी किससे प्रोपोर्शनल हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज तो आपको डिराइव करने के लिए बोला गया था, तो आपने ये डिराइव कर दिया। और आगे की बात अगर मैं करूं तो बच्चों आपको अभी भी मैंने बोला कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी डिराइव करने को बोला होगा तो आप इसी टोटल एनर्जी का क्या कर दोगे, मॉड ले लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि कितना आएगा बच्चों मुझे बताओ। ये माइनस साइन इग्नोर हो जाएगी क्योंकि मॉड में चला गया, तो me रेस टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर और 8, ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई आपकी कौन सी, बाइंडिंग एनर्जी। और एक बात बच्चों, यहां पे टोटल एनर्जी बोला गया है, तो आपको समझ में आए कि टोटल एनर्जी ये सब कांस्टेंट की कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो फिक्स्ड वैल्यू होगी तो टोटल एनर्जी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, इसकी फिक्स्ड वैल्यू कितनी आती है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये -13.6, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव है, बाकी m और इन सब की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 13.6 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, n स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी अगर आपको कोई पूछे कितनी होती है, सो इट इज -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। अब बच्चों यहां पर एक और बात आप लोगों से पूछा जाएगा, बच्चों एनर्जी जो है वो कितनी आ गई आपकी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, दैट इज आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई फर्स्ट ऑर्बिट में। ऐसा कैसे बोल रहा हूं मैं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में मतलब 1 होगा, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही आता है। सो आपकी एनर्जी कितनी हो गई फर्स्ट ऑर्बिट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान में रखना, हमें आगे चल के ये चीज काम आने वाली है। आपको ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, सेकंड ऑर्बिट में कितनी होगी बच्चों। आप यहां पे क्या करोगे, n का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर करोगे, तो 13.6 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4, तो आपका आंसर कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी बच्चों, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अगर फोर्थ ऑर्बिट में इसकी बात करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। और अगर कोई आपको बोले कि इस ऑर्बिट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, कितने है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, सो आपकी वैल्यू बच्चों यहां पे हो जाएगी इंफिनिटी। तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है बच्चों, 0। तो आप याद रखना कि आपकी वैल्यू जो है जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, आपकी एनर्जी जो है वो क्या बढ़ती जा रही है, क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सही है ना। देखो पहले -13.6 आया,
फिर -3.4 आया, फिर -1.51 आया। मतलब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो एनर्जी आपकी क्या हो रही है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है एनर्जी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए याद रखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये कोई एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा जहां पे आपकी एनर्जी 0 हो रही है, और इसके बाद भी पॉजिटिव केस में जाएगा, पर वो जाना अभी जरूरी नहीं, हमको कंसेप्ट उसका अभी नहीं समझना है। बस मुझे क्या समझाना था आपको कि एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर जैसे जैसे आप जाते हो आगे बढ़ती जाती है, और इन वैल्यूज को आपको याद रख लेना है। आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां पर आपको समझाने की जरूरत है कि एनर्जी अगर इतनी है, सो आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। सो आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, एनर्जी के डिफरेंस का कैलकुलेशन करना है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ। ये ऐसे भी बोल सकते थे कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, या सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तब उसकी एनर्जी कितना होगा वो आप कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आओ बच्चों उसको कैलकुलेट करते हैं, आप खुद से सॉल्व कर लो, आपको आता है तो वेरी गुड। एक सिंपल क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या है, अच्छी तरह से एक अलग से एक वीडियो डेडिकेटेड बनाना होगा। उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके अगर कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आओ समझते हैं क्वेश्चन में कि कैसे कैलकुलेट करना है। एनर्जी आपको किसमें फाइंड करना है, एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करना है फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। याद रखना आप हायर माइनस लोअर करते हो तो आपकी हायर वैल्यू जो है वो EM है माइनस EM होगी। तो एक्चुअली बच्चों हायर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, बोलो मुझे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में। अगर आपको नहीं पता होता तो आप वैल्यू को पुटअप करके कैलकुलेट करते, बट आपको पता है तो आप -3.4 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको सॉल्व करने के बाद -3.1 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो बच्चों इसको कैलकुलेट करो, आपकी वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है जो कि पॉजिटिव रहती है। तो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो अगर दो ऑर्बिट के बीच में निकाल रहे हो तो वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं कि एनर्जी का डिफरेंस थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट के में कितना आता है, फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के बीच में कितना आता है। ये चीजें आपको सिंपली पूछी जा सकती है, तो इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गया है अच्छी तरह से। इस वीडियो के अंदर हमने सारे जितने भी डेरिवेशंस थे रिगार्डिंग द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट, वेलोसिटी बोहर ऑर्बिट का, एंड इसके साथ साथ एनर्जी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था इसके अंदर, और इसके एक्चुअली इस तरह के कैलकुलेशंस, ये सारी चीज हमने क्लियर की। और हमने एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंटम की भी छोटे छोटे जो डेरिवेशंस थे, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या रिलेशन है बोहर ऑर्बिट के साथ, एंगुलर वेलोसिटी में एंड मोमेंटम में, इन सब में ये सब चीज हमने देखा। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एटॉम्स के बारे में ही और भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम एटॉम का सेकंड पार्ट पूरा अच्छी तरह से खत्म कर देंगे, जिसके आपको पूरा एटॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट